रामनगर गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी क्योंकि ये गांव चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। गांव के सभी घरों की छत सुबह सुबह ओस की चादर से ढकी हुई रहती थी। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता है, पर गरीबों के लिए तो मानो उन पर पहाड़ टूटने जैसा होता है। ये क्या अनपढ़ गवार, ये आटे वाले हाथ क्यों लगा दिए मेरे ऑफिस वाले बैग पर? जी वो रसोई में बर्तन धो रही थी, आपने जल्दी में बुलाया तो पानी वाले हाथ लग गए इस फाइल पर। अरे तो गवार हाथ पहुंच लेती, इस गवार में भी जरा सी अक्ल नहीं है। राजीव गुस्से में ऑफिस चला गया। शिखा उदास होकर घर के कामकाज में लग गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसको राजीव की वो बात खाए जा रही थी। लेकिन ये तो उसका रोज का था, वो हर रोज उसे ऐसे ही सुनाता। अब मेरे माँ बाप गरीब थे, वो मुझे पढ़ा नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती। न जाने मेरे माँ बाप ने भी क्या सोचकर मेरी शादी इनसे करवा दी। इन्हीं सब परेशानियों में शिखा उलझी रहती। फिर एक रोज पता चला कि शिखा गर्भवती है। राजीव को लगा कि उसे बेटा होगा, लेकिन जब 9 महीने बीत गए तो शिखा ने बेटी को जन्म दिया, वो भी एक नहीं दो। उसे जुड़वा बेटियां हुई थी। अब तो शिखा उसे और भी चुभने लगी थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए, लेकिन अब राजीव इन सब से थक चुका था। फिर एक रोज, इस गवार से शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर मैं इसी के साथ उम्र भर रहा तो मेरी तो बाकी की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। यही सब सोचते हुए उसने एक फैसला किया और सुधा के साथ उसकी दोनों बेटियों को बाहर निकाल दिया। बेचारी शिखा अपनी 5 साल की दोनों बच्चियों के साथ सड़क पर भटकने लगी और फिर वो रामनगर गांव पहुंची, जहां वो एक झोपड़ी डालकर अपनी बच्चियों के साथ रहने लगी और उनके पालन पोषण के लिए उसने उस गांव में पड़ने वाली बर्फीली ठंड में सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। जिसके बदले वो कुछ पैसे ले आई और उनसे एक पुराना ठेला और सूप बनाने का जरूरी सामान ले आई और उसे सूप बनाकर बेचने लगी। सूप पी लो, गर्मा गर्म सूप, इस ठंड को दूर भगाए, गर्मा गर्म सूप मजे दिलवाए, आइए आइए। कितने का है सूप बहन? जी सिर्फ 50 रुपए। जरा तीखा वाला बनाना तो। जी भाई साहब अभी बनाती। कड़कड़ाती ठंड में सुधा सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म सूप बनाकर देती, जिससे उसकी कमाई होने लगी। उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया, लेकिन अब ज्यादा ठंड पड़ने के कारण बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। माँ सुबह सुबह काम पर चली जाती है और रात को घर आती है, हमें माँ के साथ वक्त बिताने को ही नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, हम दोनों माँ के पास चलते हैं उनके ठेले पर। कपकपाती ठंड में वो दोनों बहनें अपनी माँ के ठेले पर चली जाती। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? कितनी बर्फीली हवाएं चल रही है यहाँ। माँ हमें आपके साथ रहना था, घर में आपकी बहुत याद आती है। लेकिन बच्चों यहाँ ठंड कितनी है, तुम्हें सर्दी लग गई तो? सर्दी तो हो ही रही है माँ, हमें भी गर्मा गर्म सूप पिलाओ ना। हाँ हाँ अभी देती हूँ, लेकिन तुम दोनों ये बोरी बिछाकर इस पर बैठ जाओ और ये लो मेरी शॉल ओढ़ लो। दोनों बच्चियां अपनी माँ के पास बोरी बिछाकर बैठ गई और वहीं पर पढ़ाई करने लगी। अनपढ़ होने के कारण ठुकराए जाने पर अब सुधा को पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वही आगे चलकर उसकी बच्चियों के साथ भी। मैं तो अनपढ़ रह गई, लेकिन अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में भी काम क्यों न करना पड़े। एक रोज ऐसे ही बर्फबारी हो रही थी। आज तो ठंड के मारे जान ही निकली जा रही है, आज तो काम पर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तभी पड़ोस की कमला काकी वहाँ आती है। अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दे सुधा। काकी तुम? अरे काकी, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो अपनी दोनों बच्चियों का पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी? जब इनके बाप को इसकी नहीं पड़ी तो फिर तुम्हें क्या पड़ी है? कैसी बातें करती हो काकी, भले इनके बाप ने इनको छोड़ा हो, लेकिन मैं तो इनकी माँ हूँ, मैंने इनको जना है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ? ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर सुधा अपना ठेला लेकर कड़कड़ाती ठंड में काम पर चली गई। उस रोज भी उसकी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों का पेट भरने की खातिर वो लगातार इतनी ठंड में भी रात को 8-8 बजे तक सूप बेचकर घर लौटी। लेकिन एक रोज घर लौटते वक्त वो बेहोश होकर चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी कमला काकी का बेटा मोहन वहाँ से गुजर रहा था। उसने सुधा को सहारा दिया और उसे उसके घर तक लेकर आया। माँ को। तभी कमला काकी भी वहाँ आ गई। मोहन ने सुधा के हाथ पांव रगड़े, जिससे उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट आई और वो होश में आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। कमला काकी मोहन के चेहरे की वो घबराहट देखते ही समझ गई कि मोहन मनी मन सुधा को पसंद करता है। दरअसल शादी के कुछ दिन बाद ही मोहन की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण माँ और बच्चे दोनों की ही मौत हो गई थी। तब से मोहन हमेशा उदास ही रहता,
लेकिन सुधा की अच्छाई उसको भा गई और दिल ही दिल वो सुधा को पसंद करने लगा था। और ये बात कमला काकी भी अब समझ गई थी। देख सुधा, मैंने मोहन के चेहरे पर तेरे लिए वो फिक्र देखी है। वो तेरा सच्चा हमसफर बन सकता है। मेरे मोहन में कोई बुराई नहीं है। वो तो बस उसकी किस्मत ही खोटी निकली जो बच्चा और बीवी दोनों एक साथ इस दुनिया से चले गए। तुझे भी अब अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कब तक यूं अकेले सारी जिंदगी काटेगी और फिर इन बच्चियों को भी बाप का प्यार मिल जाएगा। मोहन के साथ कितनी घुल मिल भी गई हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू खुश रहे। बाकी जो तुझे ठीक लगे वो कर। माँ, मोहन चाचा बहुत अच्छे हैं, कर लीजिए ना उनसे शादी। अब सुधा भी मोहन के बारे में सोचने लगी। मोहन जब भी फैक्ट्री से आता उसके ठेले पर जरूर आकर रुकता। बातों ही बातों में अब सुधा भी मोहन को पसंद करने लगी और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। दोनों बच्चियों को पिता का प्यार भी मिल गया और साथ में दादी का भी, कमला काकी के रूप में। जहां मोहन अपनी फैक्ट्री में ठीक ठाक कमाई कर लेता, वहीं सुधा भी अपने सूप के काम से बचत कर लेती और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रजनी का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर में उनके अलावा उसकी सास और छोटी ननद थे। रजनी, मेरा रोटी का डिब्बा दे दो, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। आज मालिक ने बड़ी नई मशीनें मंगवाई हैं, तो सबको जल्दी आने के लिए कहा है। राजेश बेटा, सुमन के लिए पंडित जी एक रिश्ता बता गए थे। मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, इस सोमवार मेरी छुट्टी है, लड़के वालों को घर बुला लेंगे। क्यों रजनी, तुम बताओ। हाँ, ठीक रहेगा। मैं घर पर ही कुछ अच्छा खाने का बना लूंगी। ये बढ़िया बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजेश और रजनी दोनों में आपसी समझ बहुत थी। इसी कारण वो दोनों अपने परिवार को भले ही कम रुपयों में पर अच्छे से चला रहे थे। सुमन को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। उन्हें सुमन पसंद आ जाती है और 6 महीने बाद की तारीख सुमन की शादी की पक्की हो जाती है। रजनी, सुमन की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास 6 महीने का समय है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरी शादी की सोने की चेन और चूड़ियां मैं सुमन को दे दूंगी। जेवर का काम हो जाएगा। बाकी तो अभी समय है, हम शादी के लिए जोड़ लेंगे। सुमन, तेरी रजनी भाभी सचमुच कितनी अच्छी है। हाँ माँ, मैं भी यही देख रही हूँ। वो हम सब के बारे में कितना सोचती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियां और परेशानियां दोनों बिना दस्तक दिए आती हैं। एक दिन फैक्ट्री में मशीन पर कपड़ा काटते हुए राजेश का हाथ उसमें आ जाता है। राजेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। देखो रजनी, मैंने राजेश के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम खुद करवाओ। गलती ये मजदूर खुद करते हैं और भरना हम मालिकों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अरे कितना दूं? 1 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए। अब मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप करो जैसे मर्जी। फैक्ट्री का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजेश पर डाल दी। रजनी के पास अपने जेवर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पाई पाई राजेश के इलाज में लगा दी। 1 महीने बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो घर आया, पर अभी भी राजेश का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई। उधर सुमन की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन की शादी को 4 महीने बाकी रह गए हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो। जब तक मैं इस घर में हूं, इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं काम करूंगी माँ जी। पर रजनी, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूंगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। रजनी रोजाना ही काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक टमाटर सूप की दुकान देखी। रजनी ने वहां से पानी पिया। कुछ देर वो टमाटर सूप बनाने वाले को सूप बनाते हुए देखती रही। दुकानदार गर्म गर्म टमाटर सूप कटोरे में डालता, उसमें ब्रेड के टुकड़े डालता और क्रीम मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। रजनी को यह काम बहुत ही आसान लगा। ग्राहकों की भीड़ भी सूप की दुकान पर लगी हुई थी। अगर मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले के पास लगा लूं तो ये सूप बनाना तो बहुत ही आसान है। राजेश अभी कुछ समय और काम पर नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। आगे सुमन की शादी भी करनी है। सब बातें सोचती हुई रजनी घर आती है और राजेश से इस बारे में बात करती है। राजेश मान जाता है। रजनी के पास उसका मंगलसूत्र रखा था। पहले तो उसे देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर थी।
उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सुनार को अपना मंगलसूत्र बेचकर 5,000 रुपए ले आती है। उन रुपयों से रजनी सूप बनाने के सारे बर्तन और सब्जियां खरीद लेती है। राजेश एक व्यक्ति को जानता था जो ठेले किराए पर देता था। अब रजनी को बस सूप बनाना शुरू करना था। रजनी सारी तैयारी के साथ भगवान को याद करके अपना टमाटर सूप का ठेला मोहल्ले में लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक रजनी के ठेले पर टमाटर सूप पीने आने लगे। शुरू में उसकी कमाई थोड़ी होती थी, पर जैसे जैसे रजनी ने टमाटर सूप और स्वादिष्ट बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे। रजनी बहू, अगले महीने सुमन की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी शुरू कर देते। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैंने 5 लाख रुपए की एक कमेटी डाल दी थी। इस महीने मैं वो कमेटी उठा लूंगी, फिर हम आराम से सुमन के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं। बाकी रोजाना की कमाई से भी कुछ न कुछ बचत हो ही जाएगी। रजनी, तुम जैसी बहू पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हो गए। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि टमाटर सूप का काम शुरू किया। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा काम इतना चल पड़ा। अब आप चिंता मत करो, हम बहुत धूमधाम से सुमन की शादी करेंगे। रजनी ने टमाटर सूप घरों में ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजनी की मेहनत से उसका टमाटर सूप का ठेला चल पड़ा। राजेश की तबीयत में सुधार था, वो भी रजनी की मदद करता था और फिर दोनों ने मिलकर अपना सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जोड़कर सुमन की शादी भी धूमधाम से कर दी।